उड़ान, परिंदे तेरी उड़ान। चटक रंगों को देख तो सभी का मन उसकी ओर खींचा चला जाता है। और जब बात इन्हीं रंगों से बनने वाली बिहार की मधुबनी और मंजूषा पेंटिंग हो तो बात ही कुछ और है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे युवाओं के लिए खास कार्यक्रम उड़ान में और मैं हूं आदित्य। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मधुबनी और मंजूषा पेंटिंग बिहार की लोक चित्रकला है। तो आइए आज बात करते हैं बिहार के ही लोक चित्रकला के सफल युवा कलाकारों से। आपको बता दें, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अपनी कलाओं से गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने वाले कुंदन कुमार रॉय, जो समस्तीपुर से आते हैं। साथ ही इन्होंने मधुबनी पेंटिंग में कई शोहरत हासिल की है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र अश्विनी आनंद, जिन्होंने अपनी मंजूषा पेंटिंग से कई देशवासियों का दिल जीता है और ये भागलपुर से आते हैं। यूँ तो पूरे विश्व में कई प्रकार की पेंटिंग्स पाई जाती है, पर बात करें बिहार की पेंटिंग की तो इनके इतिहास ही कुछ और है। इनके इतिहास का रोचक शायद ही किसी और का इतिहास होगा। तो आइए जानते हैं कुंदन जी से कि मधुबनी पेंटिंग की क्या इतिहास है। मधुबनी पेंटिंग का इतिहास जो है वो हजारों साल पुराना माना जाता है और आज भी कहते हैं कि एक बेटी की शादी माँ बाप का सपना होता है, वो अमीर हो गरीब हो, लेकिन चाहते हैं कि अपनी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से करूं कि उसे सदियों तक भुलाया न जा सके। तो ऐसा ही जब जनक नंदिनी सीता जी की शादी होने वाली थी तो राजा जनक जी ने सोचा कि शादी की तैयारियां कुछ ऐसी होनी चाहिए। बारातियां जो अयोध्या से आने वाला था, तो उन बारातियों का स्वागत कुछ इस तरह किया जाए कि यह शादी जो है सदियों तक याद रखी जाए और मिथिला की जो संस्कार थे, जो परंपरा थे, जो सभ्यता थी, वो सब उनको दिखाई देने चाहिए थे। तो उन्होंने मिथिला पेंटिंग से अपनी प्रजा को, अपने घरों की दीवारों को सजाने के लिए कहा और उन्होंने ऐसा ही किया। फिर तो जो संस्कार और जो परंपराएं दीवारों पे उकेरी गईं और शादी में जो बारातियों का स्वागत हुआ, इतिहास बन गया और वही पेंटिंग जो है मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ मंजूषा आर्टिस्ट अश्विनी आनंद मौजूद हैं। तो जानते हैं मंजूषा पेंटिंग की क्या कहानी है। जी नमस्ते। मंजूषा पेंटिंग की कहानी यह है कि मंजूषा पेंटिंग मृत्यु पे विजय की प्राप्ति होती है इस कहानी में। इसके मूल्यतः जो कैरेक्टर होते हैं, इसमें शिव पार्वती और जो है बिहुला बिसहरी पे यह पेंटिंग बनाई जाती है। इसके बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे कि चंद्रधर इत्यादि, ये सब जो है इनके कैरेक्टर होते हैं मूल्यतः। इस पर ज़्यादातर इसमें जो है 3 कलर का प्रयोग किया जाता है इसमें। सर, तो ऐसी कोई खास टेक्निक जो सिर्फ इसी में इस्तेमाल की जाती हो? यस मैम। तो इसमें जो है कि मात्र 3 कलर का प्रयोग किया जाता है, ग्रीन, येलो और रेड, जो कि सुख, समृद्धि, हरियाली का प्रतीक माना जाता है। और जो है इसमें मात्र 5 तरह के बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बेलपात्र हुआ, लहरिया हुआ, त्रिभुज हुआ, मोखा हुआ, सिकरी हुआ। ये इसके जो है मुख्यतः 5 बॉर्डर होते हैं। और एक कलर का बात तो आपसे हो ही गई। उसके बाद जो है इसमें इसके सारे आउटलाइन जो होते हैं उसमें डार्क ग्रीन कलर से किए जाते हैं। तो दर्शकों, हमने देखा कि काफ़ी रोचक इतिहास रहे हैं मधुबनी और मंजूषा पेंटिंग की। तो यहाँ पर कुंदन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको मधुबनी पेंटिंग करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मधुबनी पेंटिंग करने की प्रेरणा मुझे मेरी माँ से मिली और जितने भी मेरे 4-5 गुरु हैं, कोई भी मिथिला पेंटिंग आर्टिस्ट नहीं है। मेरी माँ, पापा जी, मेरे बड़े भाई चंदन, मेरी बहन अंकिता, अब वाइफ, मेरा छोटा बेटा। तो मेरी माँ जो सबसे पहले मुझे पेंटिंग के लिए मोटिवेट करती थी कि वो अपना हाथ दे देती थी। जब मैं छोटा, माँ बताती है कि जब मुझे लिखना पढ़ना भी नहीं आता था तब से मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, तो हाथ दे देती थी और इस पे कुछ मिथिला पेंटिंग बना के बताओ। तो वही जो है वो कच्चा एक शुरुआत हुआ था और जिससे आगे करते करते मैं आज यहाँ तक आ गया। हमारे बीच मेरी माँ तो नहीं रही, लेकिन माँ के सपने को पूरा करता हुआ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं, मधुबनी और मंजूषा पेंटिंग की शुरुआत भी महिलाओं द्वारा की गई थी और आज कुंदन जी के प्रेरणा स्रोत भी उनकी माँ रही हैं। तो दर्शकों, आइए जानते हैं कुंदन जी से
कि मधुबनी पेंटिंग में पहले ज़्यादातर देवी देवताओं या पर्यावरण के चित्र का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन समय के बदलते अभाव के साथ इसमें काफ़ी चेंजेस भी आते गए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस चेंजेस को आप किस नज़रिए से देखते हैं और इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं? परिवर्तन और उम्र, आप चाहें या ना चाहें, वो आनी ही है। आधुनिकता हर परिवेश में आता है, हर इंसान के जीवन में भी आधुनिकता का समावेश होता है। जैसे जैसे जानकारी बढ़ती है, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ता है, जैसे जैसे साक्षरता की ओर हम बढ़ते हैं, तो कुछ न कुछ चेंज हमारे अंदर में आता है। तो मिथिला पेंटिंग जो थी वो भित्ति चित्र या अड़ीपन होते थे। भित्ति चित्र में हम जो है दीवारों पे जो पेंटिंग करते हैं उसको भित्ति चित्र कहते हैं, और जो आंगन में महिलाएं या पुरुष जो रंगोली डालते थे या डालते हैं तो उसको अड़ीपन कहते हैं, जो चावल के पिठार से बनाई जाती है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया और नई नई डिमांड आने लगे, नई नई चीज़ों पे हमने इंट्रोड्यूस किया, जैसे जो पूजा पाठ में यूज़ किए जाते थे, तो मिथिला पेंटिंग भी मतलब दुनिया से अलग था, मधुबनी में या मिथिला रीजन में सीमित था। लेकिन 1934 के दशक में क्या हुआ, एक बार भूकंप आया। तो भूकंप आने से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने WC आर्चर को वहाँ पे मुआयना करने के लिए भेजा। तो उन्होंने देखा कि ये क्या है दीवारों पे, ये कौन सी तस्वीरें हैं जो पिकासो से, जो मीरो की पेंटिंग के समकक्ष की पेंटिंग है, और ये इस तरह बिखरी पड़ी हैं। तो संभवतः वो सबसे पहली पेंटिंग की तस्वीर रही होगी जो WC आर्चर ने लिया और उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजा, और उसके बाद ही वो जो है बाहर आने लगी, फिर पेपर पे आई, फिर कपड़ों पे आई, और आजकल हम देखते हैं हर चीज़ पे आपको मिथिला पेंटिंग दिखाई देगी। और जब कोरोना का पीरियड आया हुआ था, लोगों का रोजगार छिन गया था, और उस समय लोगों ने मास्क के ऊपर मिथिला पेंटिंग बना करके फिर से इसको ऊपर कर लिया और अपने आप को एक व्यवसाय का रूप दिया कि ठीक है हम सबल हैं, और हर युवाओं ने इस चीज़ पे काम किया। तो हम देखेंगे कि आधुनिकता में काम होना चाहिए। जैसे भित्ति चित्र में था, लोग जान नहीं रहे थे, धीरे धीरे पेपर पे आने लगा तो विदेशों तक पहचान बना, लेकिन जो मेन कला का जो आत्मा होता है वो नहीं मरना चाहिए। आप जहाँ भी मिथिला पेंटिंग कीजिए, उसके जो नियम है, उसकी जो बातें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप अगर करते हैं तो हर तरह का प्रयोग जो है स्वीकार है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर देखा कि कुंदन जी की पेंटिंग को पूरे देश विदेश में खूब पसंद किया गया। तो आइए जानते हैं अश्विनी जी से कि क्या मंजूषा पेंटिंग में भी ऐसे बदलाव देखने को मिलते हैं? जी बिल्कुल। अभी के दौर में जैसे कि पहले जो है कथा चित्र बनाई जाती थी, बिहुला बिसहरी से संबंधित, देवी देवता से संबंधित पेंटिंग बनाई जाती थी, लेकिन अभी के दौर में क्या हो रहा है कि सरकारी योजना से संबंधित या फिर जैसे अभी कोविड का दौर आया उससे संबंधित पेंटिंग बनाना जो है चालू कर दिए गए हैं। और इसके जो भी मोटिव्स हैं इसमें बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं। जैसे कि मधुबनी पेंटिंग में जो है कि बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, तो उसी प्रकार से उसी का जो है यहाँ पे प्रोक्ष यहाँ पे देखने को मिलता है। दर्शकों, पेंटिंग हो या जीवन का चक्र, सभी में बदलाव जरूरी है। तो कुंदन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे कई युवा हैं जो पेंटिंग बनाते हैं, कला चित्र करते हैं, लेकिन सही मंच ना होने की वजह से उसे प्रदर्शित नहीं कर पाते। तो मैं चाहूंगी कि आप उनको कुछ सलाह दें। पेंटिंग या कोई भी विधा में जो आदमी स्ट्रगल करता है तो वो अपनी पहचान खुद बनाते हैं। आप अगर समंदर किनारे जाती हैं तो हम देखते हैं कि सीपियों की भी दुकान है, मोतियों की भी दुकान है। तो आप अपने आप से जितना गहरा जाएंगे आप उतना ही गहरा पाएंगे भी। लाइक अगर आप ऊपर समंदर किनारे से सीपियाँ बटोरते हैं, उनके आर्टिकल बनाते हैं, उसका एक अलग प्राइसिंग होगा। लेकिन अगर आप मोती जो गहरे सागर के हैं वो निकाल के लाते हैं और उसको बेचते हैं तो अलग प्राइसिंग होगी। तो कला के क्षेत्र में भी यही चीज़ है। आप अगर तन मन को डुबो देते हैं, अंदर घुस जाते हैं, और उसके बाद जो पेंटिंग निखर के आती है, बाहर आती है, उसका प्राइसिंग भी ऊपर आता है। जो एक्चुअली तो आर्टिस्ट को तो वही चाहिए ना कि जितना में हम बनाते हैं उसका सही कीमत आना चाहिए, और सही कीमत आने के बाद ही सही कैरियर मिलता है। क्योंकि हम जिंदगी भर अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाते रहेंगे, वो हमारा बिजनेस नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हमारी पेंटिंग बिकने लगती है, अच्छे दामों में बिकने लगती है, तो वो एक कैरियर का रूप लेती है। तो आप जितना गहरा, जितना अंदर घुस करके आप पेंटिंग की गहराई हो या एजुकेशन की गहराई हो उसको समझते हैं, कीमत उतना ही अधिक मिलता है।
तो हमने बात की प्रदर्शन की, तो जानना चाहूँगी कि सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इसे प्रमोट करने में काफ़ी कुछ कर रही हैं, लेकिन आर्टिस्ट को यहाँ तक पहुँचने में कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आर्टिस्टों को एक्चुअली, मैं तो कई जगह से जुड़ा हूँ, चाहे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हो, एमएसएमई हो, जिला उद्योग केंद्र हो, नाबार्ड हो, आरसीटी हो, और अभी नाबार्ड से मैं ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ समस्तीपुर में। मिथिला पेंटिंग दिया जा रहा है, वो भी निःशुल्क है। तो सरकार, केंद्र सरकार या उपेंद्र महारथी आपका पटना में है, वो लोगों को निःशुल्क दे रहा है, ट्रेनिंग दिया जाता है, और उनको बिकने के लिए आपका खादी मॉल पटना में है, या फिर कई जगह पे जो हाट लगाए जाते हैं, मेले लगाए जाते हैं, तो आर्टिस्टों को फ्री ऑफ कॉस्ट वो जो शॉप है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको निकलना होगा और ऐसे संस्थानों से जुड़ना होगा। वैसे तो गवर्नमेंट जो है या हम जैसे लोग मोटिवेट करने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर जा रहे हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट हैं उनको भी हम तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि हर बार कुआं प्यासे तक पहुँचे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुएं को भी प्यासे को भी कुएं तक पहुँचना चाहिए। तो वो जो युवा अपना चित्र बनाते हैं वो मेले में या फिर खादी मॉल में या फिर ऐसे कई जगह जहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। हालांकि बात करें अगर मंजूषा पेंटिंग की, तो मधुबनी की तुलना उसे कम लोकप्रियता मिली है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सरकार इसे प्रमोट करने के लिए क्या कुछ कर रही है? जी बिल्कुल, अभी के समय में जो है उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान जो कि पटना से है, वो जो है भागलपुर में जगह जगह पे ट्रेनिंग करवा रही है, और वस्त्र मंत्रालय के द्वारा भी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं इस क्षेत्र में। और मधुबनी में क्या हुआ है कि बहुत सारे डिज़ाइन डेवलप किए गए हैं, और उस पे और जस्ट उसका यहाँ पे जो है प्रभाव मिलता है। जैसे कि यहाँ पे भी बहुत सारे मोटिव्स पे के ऊपर काम हो रहा है, और उसको लेके बहुत सारे जैसे कि आप इस प्रोडक्ट पे डिज़ाइन हो रहा है, और उस प्रोडक्ट को यहाँ पे खादी मॉल या फिर हैंडलूम मॉल में ये सब यहाँ पे दिया जा रहा है। तो दर्शकों, हम आम नागरिकों का भी एक कर्तव्य बनता है कि हम अपनी पेंटिंग्स को प्रमोट करें, अपनी कलाकृतियों को बचा कर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। कुंदन जी, ये प्रोग्राम हमारे युवाओं के लिए है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे कई कॉलेजेस हैं जहाँ पर आर्ट, फैशन जैसे तमाम विषयों की पढ़ाई होती है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोई ऐसे कलाकृति केंद्र या फिर कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस बताएं जहाँ पे युवा जाकर अपनी रुचि को एक रूप दे सके। आप उपेंद्र महारथी पटना में हैं, जो कई तरह के फोक आर्ट्स पे और आर्ट्स पे काम करती हैं। अभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में भी मिथिला पेंटिंग के कोर्सेज हो गए हैं। सौराठ कॉलेज खुला है मधुबनी में, जो मिथिला पेंटिंग के ऊपर ही है, उसमें कई तरह के कोर्सेज हैं। और भी कई तरह से सरकार जो है जा के लोगों को अवेयर कर रही है, और आर्ट के ऊपर जागरूक करके लोगों को आर्टिजन के क्षेत्र में लाना चाहती है। कई तरह के स्टार्टअप योजनाएं भी हैं जिनका लाभ वो उठा सकते हैं, लोन ले सकते हैं, और आर्टिजन कार्ड बनाने से कई सारी सुविधाएं मिलती हैं। जैसे बिहार सरकार उपेंद्र महारथी के थ्रू स्टेट अवार्ड करवाती हैं, तो उसमें भी जो अवार्डीज़ रहते हैं उनको आर्थिक मदद किया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, और कई तरह से उनको ऊपर के प्लेटफॉर्म पे भेजने की तैयारी करती है सरकार। तो आपने बात की स्टार्टअप की, तो और आमतौर पर हम ये देखते भी हैं कि आजकल के सभी लोग रोजगार के पीछे भागते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस क्षेत्र में और कैसे रोजगार हम प्राप्त कर सकते हैं? रोजगार, आप अगर कोई मदद करे ना करे, अगर जो रोजगार करना चाहता है वो कहीं से भी कर सकता है। अभी आप देखिए ऑनलाइन का जब एरा है, और हर कोई ऑनलाइन कुछ भी सेल कर सकता है। उसके लिए आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत नहीं है। और अभी मेरी पेंटिंग एक न्यूयॉर्क गई है, $100 में उसको मैंने सेल किया है आरोन सिनिफ्ट सर को। तो वो भी तो ऑनलाइन के जरिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, और समस्तीपुर से न्यूयॉर्क तक पेंटिंग चली गई। तो आप ये नहीं सोचिए कि कैरियर बनेगा या नहीं बनेगा, आप जस्ट इंटर कीजिए। यहाँ जो कहते हैं ना कि सफलता भी उस इंसान का रास्ता देख रही है जो संघर्ष करता हुआ चला रहा है। तो हमेशा एंड प्रोडक्ट की तरफ ना देखिए कि हम सफल कैसे होंगे, आप ये देखिए कि हम संघर्ष कैसे करेंगे, और जो भी इंसान संघर्ष की राह चलता है वो हमेशा ऊपर उठता है। तो दर्शकों, कोई भी विशेष कलाकृति में अगर आपको रुचि है या फिर कोई विषय में रुचि है तो उसे ज़रूर बनाकर रखें, क्योंकि आगे चलकर ये आपको रोजगार दिलाने में बिल्कुल मदद करेगी। तो कुंदन जी, मैं आपसे मधुबनी पेंटिंग की शैलियों के बारे में जानना चाहूँगी। मधुबनी पेंटिंग दो तरह से बनती हैं। एक तो भित्ति चित्र जो मैंने कहा दीवालों पे बनती है, दूसरा अड़ीपन।
लेकिन इसकी 5 शैलियाँ हैं: तांत्रिक, गोदना, कोहबर, कचनी और भरनी। कचनी शैली में होता है कि हम फाइन लाइंस बनाते हैं और उसमें कलर फिल ज़्यादा नहीं करते हैं, सिर्फ लाइंस बनाते हैं। और भरनी शैली में हम क्या करते हैं, कलर फीलिंग का काम ज़्यादा करते हैं। कोहबर की जो शैली है वो जब भी किसी घर में शादी या ब्याह होता है तो कोहबर की रचना हम, जिसमें नव दंपति को रखा जाता है जिस रूम में, उसमें हम कोहबर बनाते हैं। और तांत्रिक शैली जैसा नाम से ही है, थोड़ा तंत्र मंत्र से जुड़ा है, पूजा पाठ से जुड़ा है, तो ये तांत्रिक अलग शैली हो गई। और गोदना शैली जो है वो टैटू जो हम बनवाते हैं शरीर के ऊपर, तो उसको भी उन्होंने पेपर पे उकेरा और उसको भी सेल किया। तो आप कह रही थी कि कैसे आर्टिस्ट कला को मतलब इसमें कैरियर बनाए, और आप इन शैलियों से देखिए कि हर जाति, हर कास्ट, हर तरह के लोगों ने अपनी अपनी जो रचनात्मकता थी उसको पेपर पे उतारा, उसको कपड़े पे उतारा। और वैसी महिलाओं ने भी रोजगार का सृजन किया जो कहीं पढ़ी लिखी नहीं थी, जो अच्छे मतलब जिनका बहुत पैसा नहीं था उनके पास, या फिर वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन रोजगार का सृजन ऐसा किया कि आज पढ़े लिखे लोग भी और MBA करने के बाद भी या बड़े बड़े कोर्स करने के बाद भी इस कला को सीख रहे हैं, इससे व्यवसाय कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पेंटिंग की बारीक तकनीकियों के बारे में। तो आइए जानते हैं अश्विनी जी से कि मंजूषा पेंटिंग में गहरी मोटी लाइनों का प्रयोग क्यों होता है और इसके पीछे की क्या कहानी है। मैम, मंजूषा पेंटिंग में जो गहरी मोटी लाइन होती है उसमें जो है जो जितने भी आउटलाइन का प्रयोग किया जाता है वो गहरी मोटी लाइन से किया जाता है ताकि वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। और उसका जो गहरी मोटी लाइन होती है उसमें ज़्यादातर डार्क ग्रीन कलर का प्रयोग किया जाता है। तो अश्विनी जी, साथ ही मैं आपसे ये एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि आप एक युवा है और आपने कई डिग्रियां भी हासिल की है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन और स्नातक, वो भी फाइन आर्ट्स में। तो आजकल कई ऐसे युवा हैं जो इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं और वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो करने के लिए किसी क्लासेस या इंस्टीट्यूशन से भी जुड़ते हैं, लेकिन जब कोर्स करने की बात आती है, जैसे कि स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन करने की बात आती है, तो वो किसी और विषय की तरफ चले जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके इस कोर्स पे क्या अनुभव रहे हैं और हमारे दर्शकों को इसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। हमने यहाँ पे BFA के पढ़ाई करने के बाद जो है यहाँ पे ये NVS या फिर KVS में जो है आप फॉर्म डाल के फॉर्म सबमिट करके आप जो है वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी डिग्री हासिल करते हैं तो वो आपको रोजगार दिलाने में ज़रूर मदद करेगी। कुंदन जी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे कई लोग हैं कि जो उस क्षेत्र में रहते हैं, जैसे मिथिला के क्षेत्र में रहते हैं, तो उनमें मिथिला की पेंटिंग करने की ज़्यादा रुचि होती है अगर तुलना करें आम लोगों से। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं और अगर इसमें बदलाव की ज़रूरत है तो कैसे बदलाव आ सकते हैं? मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग जिस रीजन में की जाती है उसको मिथिला कहते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए यह महज एक पेंटिंग नहीं है, ज़िंदगी का एक हिस्सा है। वो सोते जागते उठते बैठते ये अपने आप को आत्मसात करके चलते हैं। हम जैसे पूजा पाठ करते हैं वैसे ही हम पेंटिंग किया करते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इस क्षेत्र में नहीं है, कहीं ना कहीं से उनकी रुचि होती है और वो खींचे चले आते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जिनके रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है तो वो किसी भी रीजन में रहें, कुछ भी करना चाहते हैं तो वो कर ही लेते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और कहा भी गया कि किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहिए तो कायनात भी उसको मिलाने के लिए लग जाती है। तो मिथिला पेंटिंग के साथ यही हुआ है। पहले जो था वो मुंबई एक हब हुआ करता था एक्टिंग की दुनिया के, तो वहाँ सिर्फ मुंबई के लोगों ने एक्टिंग नहीं किया है, पूरे देश के लोग में जिनके अंदर एक्टिंग का कीड़ा था वो मुंबई चले जाते थे और उन्होंने छाप छोड़ी है, मिसालें छोड़ी हैं। तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि किसी खास क्षेत्र की चीज़ें हैं तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। अगर आप करना चाहेंगे तो आसमान भी झुक जाता है, बस झुकाने वाला चाहिए। तो और जो युवा हैं जो जुड़ना चाहते हैं मिथिला पेंटिंग और सीखना चाहते हैं कि ये कैसे करें, तो उनके लिए कुछ बताएं। उनके लिए कई सारे, जैसे मैंने बताया, उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान
पटना में है, मधुबनी में है, सौराठ कॉलेज खुल गया है, दरभंगा में LMNU से आप कर सकते हैं, और कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो आप ज्वाइन करके कर सकते हैं, या फिर आप YouTube की मदद से बहुत अच्छा सीख सकते हैं। लेकिन YouTube के वाले को मैं ये कहूँगा कि आपको फिर उनकी बारीकियाँ सीखनी होंगी, क्योंकि हर चैनल पे बारीकियाँ नहीं बताई जाती हैं। आप जितना गहरा अध्ययन करेंगे उतनी ही गहराई आपके अंदर आएगी मधुबनी पेंटिंग। एक और जानकारी आपसे लेना चाहूँगी कि आज जो पेंटिंग कर रहे हैं तो उनके लिए क्या सरकार कुछ ऐसे कदम उठा रही है, क्या उनको अनुदान दे रही है कुछ सरकार? सरकार हमेशा सार्थक कदम उठा रही है, और जो लोग अच्छे आर्टिस्ट हैं या जो पहुंच पा रहे हैं वो ले भी रहे हैं। कई जगह है, जैसे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, वो जा करके बता रही है, जैसा इन्होंने कहा अश्विनी जी ने कि उपेंद्र महारथी जो है वो सहरसा में जा करके भी लोगों को फ्री सिखा रहा है। इवन मैं भी नाबार्ड के थ्रू अभी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वो निःशुल्क ट्रेनिंग है, उसका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाएगा, और उससे महिलाओं को खड़े होने के लिए, मतलब जो अपने कदमों पे खड़े होने के लिए यथापूर्वक मदद किया जाएगा। तो हम अपनी पेंटिंग्स को, अपनी कलाकृतियों को संरक्षित कैसे कर सकते हैं एक आम नागरिक होने के नाते? एक आम नागरिक होने के नाते मैंने पहले भी कहा है कि आधुनिकता में उसका जो मौलिकता है उसको ना खो दें। जो मौलिक चीज़ें हैं उसको अगर आप लेकर के चलेंगे तो आपकी कला, जो फोक आर्ट है, वो संरक्षित ही रहेगी। लेकिन अगर आप आधुनिकता की होड़ में उसमें चेंजेस कर देते हैं तो वो कभी संरक्षित नहीं कर पाएंगे। तो हर नागरिक संरक्षित कर सकता है उसकी मौलिकता को बरकरार रख के। तो दर्शकों, जैसा कि हम देख रहे हैं कुंदन जी हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने कई बारीकियों के बारे में और कई ऐसे तरीके बताएं जिससे हम अपनी पेंटिंग को संरक्षित कर सकते हैं। तो आइए कुछ सवाल अश्विनी जी से पूछते हैं कि मंजूषा पेंटिंग को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। मंजूषा पेंटिंग संरक्षित करने के लिए जो है कि जगह जगह, जैसे कि अभी के समय में जीविका का जो है ये चल रहा है गाँव घर में, तो अभी क्या होना चाहिए कि जीविका दीदियों को जो है इसका ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। उसके बाद जो है पूरे गांव, शहर, मोहल्ला में जो है ये पेंटिंग जो है फैल जाएगी, जान पाएंगे, इस चीज़ों को जान पाएंगे। हमें लगता है कि इन चीज़ों को समूह से जोड़ा जाना चाहिए। तो एक युवा होने के नाते आपसे एक मैसेज चाहूँगी जो आप हमारे युवाओं को दें। हम तो यही बोलना चाहेंगे कि जो भी जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो दिल खोल के मेहनत से करें और आपको ऊंचाई तक लेके जाएगी। तो दर्शकों, जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसे बिल्कुल शिद्दत से कीजिए, उसे अपने पूरे मन और दिल से कीजिए। तो कुंदन जी, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे कि आजकल के कई युवा हैं जो अपनी जीवन चक्र में हुए चुनौतियों को लेकर या फिर कोई परेशानियों को लेकर बहुत जल्दी डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। लेकिन आपने अपने जीवन काल में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है और एक कलर ब्लाइंड पर्सन होने के बावजूद आपने रंगों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया है। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने जीवन काल से हमारे दर्शकों को थोड़ी प्रेरणा दें। मुझे कलर ब्लाइंडनेस है और जैसा मैंने कहा कि मैं बचपन से ही पेंटिंग करता था, लेकिन मैं कई रंगों को पहचान नहीं सकता हूँ। लाल, हरा, पीला, मरून, ब्राउन, पिंक, पर्पल, इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था। तो जिसके कारण से लोग हंसा करते थे, जो रिश्तेदार थे या जो आस पड़ोस के लोग थे, उन्हें लगता था कि एक कलर ब्लाइंड इंसान कैसे पेंटिंग कर सकता है। लेकिन इस चुनौती को मैंने मतलब पॉजिटिव लिया और ये सोचा कि एक दिन मैं पेंटिंग में अपना एक ऊंचा नाम, एक स्थान पा करके इनको दिखा दूंगा। और उसके बाद मेरी छोटी बहन अंकिता, उसके कहने से मैंने पढ़ के पेंटिंग करना शुरू किया कि कौन सा कलर कहाँ यूज होगा, तो वो डब्बों से पढ़ के मैंने पेंटिंग करना शुरू किया। और आज मुझे देश से नहीं विदेशों से जब कॉल आते हैं तो फ़क्र होता है कि लोगों की बातों में या उनके हंसने पे मैंने अपने काम को नहीं छोड़ा। जहाँ मेरा दिल दिमाग काम कर रहा था, मैंने उसी कैरियर को ऑप्ट किया और आज जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ और अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि कोई भी इंसान जो है समाज की बातों को तो बिल्कुल भी नहीं सुनना है। व्हाट दे से लेट देम से, काइंडली प्रोसीड, डोंट स्टे। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मधुबनी आर्टिस्ट डॉक्टर कुंदन कुमार रॉय और अश्विनी आनंद, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी कई बेहद खास जानकारी दी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, कहते हैं चित्रकला एक ऐसी कला है जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है।
तो अगली बार जब भी आप चित्र देखें तो उसे देखने के साथ सुनने की भी कोशिश करें। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। फिर मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ जो आपको प्रेरित करेगी आपकी उड़ान भरने के लिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।